नमस्कार। आज के विज्ञान प्रभाग कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण और समसामयिक विषय पर बात करेंगे, सौर ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और भविष्य। बदलती जलवायु, बढ़ती ऊर्जा की खपत और मांग के साथ ही पर्यावरण पर पड़ते नकारात्मक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए सौर ऊर्जा विश्व भर में एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में उभरी है। सौर ऊर्जा न केवल असीमित और नवीकरणीय है, बल्कि पर्यावरण को भी प्रदूषण मुक्त रखती है। सौर पैनल के माध्यम से सूरज की किरणों को बिजली में परिवर्तित किया जाता है, जो घरों, उद्योगों, कार्यालयों और कृषि क्षेत्रों में उपयोगी ऊर्जा का रूप ले लेती है। भारत जैसे देश में जहां प्रतिवर्ष सूर्य की उपस्थिति अधिक रहती है, सौर ऊर्जा का सही उपयोग करके हम न केवल ऊर्जा संकट से उबर सकते हैं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिजली पहुंचाकर समग्र विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। सरकार द्वारा भी सौर ऊर्जा से जुड़ी अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, ताकि आम नागरिक भी इसका लाभ उठा सके। आज इस कार्यक्रम में सौर ऊर्जा की उपयोगिता, उसके वैज्ञानिक सिद्धांत और विभिन्न अनुप्रयोगों पर चर्चा करेंगे। आज कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह नेगी, निदेशक सेंटर फॉर एनर्जी रिसर्च, ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी, और पूर्व सलाहकार साइंटिस्ट जी, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE, भारत सरकार, नई दिल्ली। आपका बहुत बहुत स्वागत है नेगी साहब आज के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि सौर ऊर्जा क्या है और ये किस तरह से कार्य करती है। सौर ऊर्जा सन से प्राप्त हुई ऊर्जा है, जिसको हम ऊर्जा के रूप में दो अलग अलग मेथड से यूज़ करके प्राप्त करते हैं। एक तो होता है सोलर फोटोवोल्टाइक रूट, जिस रूट से हम सोलर एनर्जी जो डायरेक्ट सन से आ रही है उसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल के रूप में सोलर फोटोवोल्टाइक सेमीकंडक्टर का बना हुआ होता है, जिससे सनलाइट डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है। उस इलेक्ट्रिसिटी को इन्वर्टर से DC जो के फॉर्म में मिलती है, उसको इन्वर्टर से यूज़ करके अल्टरनेट करंट AC के रूप में प्राप्त करते हैं और जो घरों में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो मेथड है वो उसको सोलर थर्मल बोलते हैं उसको। उसमें कंसंट्रेटिंग सोलर टेक्नोलॉजी होती है, जिसमें सनलाइट को, जो आ रही है लाइट को, उसको कंसंट्रेट करके फोकस करके एब्जॉर्बर पर लाइट को फोकस किया जाता है। एब्जॉर्बर पर हाई टेम्परेचर जनरेट होता है और उस हाई टेम्परेचर जनरेट करके हाई टेम्परेचर वाली हीट, चाहे उसको हॉट वाटर के रूप में कहें या फिर स्टीम के रूप में कहें, उसको प्राप्त की जा सकती है इस प्रकार कंसंट्रेटिंग सोलर कलेक्टर से, और उसको फिर बिजली के रूप में यूजिंग टरबाइन को यूज़ करके बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये दो मेथड हैं, सोलर एनर्जी और सोलर एनर्जी एक्चुअल में जो एनर्जी आ रही है, इन दो अलग अलग प्रोसेस से प्राप्त हो रही है। जी डॉक्टर नेगी, हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि सौर ऊर्जा को स्वच्छ ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कहा जाता है, और ऊर्जा के जो अन्य स्रोत हैं उससे किस प्रकार अच्छी है या भिन्न है? हाँ, सोलर एनर्जी स्वच्छ ऊर्जा इसलिए है क्योंकि ये जब ऊर्जा हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे उसको मैंने कहा था अभी फोटोवोल्टाइक रूट से करें या थर्मल से करें, इससे हमको कोई हार्मफुल गैसेस नहीं निकल रही हैं। जो ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं हम, CO और CO2 और भी गैसेस हैं, इस ऑपरेशनल जब वो ऑपरेट हो रहे हैं दोनों सिस्टम, इनसे हमें कोई हार्मफुल गैसेस नहीं प्रोड्यूस होती हैं। जैसे फॉसिल फ्यूल, दूसरे प्रकार के जो फ्यूल्स हैं, जब हम उनको यूज़ करते हैं उससे ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं, और जो सबसे बड़ा प्रदूषण का कारण है, पर्यावरण का प्रदूषण का कारण है। इसको हम रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। इनएग्जॉस्टिबल है ये, मतलब लार्ज फॉर्म में हमेशा रहेगा, आज भी यूज हो रहा है, कल भी होगा, ख़त्म कभी नहीं होगा। जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो कोल है, ऑयल है, ये फाइनाइट सोर्सेस हैं, सीमित समय के लिए मौजूद रहेंगे। लेकिन सोलर की जो ऊर्जा है ये हमेशा रहेगी और प्रचुर मात्रा में रहेगी, ह्यूज क्वांटिटी में रहेगी, इनएग्जॉस्टिबल है, मतलब कभी वो ख़त्म होगी नहीं। तो ये मतलब एक प्रकार का रिन्यूएबल एनर्जी हो गया। स्वच्छ इसलिए है कि इसके प्रोसेस में जब हम सोलर से कुछ एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, उस प्रोसेस में कोई हार्मफुल गैसेस निकलेंगी। तो अन्य ऊर्जा जो स्रोत हैं उससे भिन्न कैसे है ये?
अन्य ऊर्जा का मतलब आपका रिन्यूएबल एनर्जी या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी किसके रूप में? नॉन कन्वेंशनल की नॉन कन्वेंशनल में अब आप देखिए ना, कोल है, कोल से आपको प्रोड्यूस करना है पावर जनरेशन, दोनों रूट में लगा लीजिए आप। कोल बर्न करेंगे, बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब गैसेस रिलीज करेंगे। तो इसका ऑपरेशन, उसका ऑपरेशन पहला तो यह है कि कोल दूसरे वाले जो रिसोर्सेज हैं उनसे प्रदूषण होगा, उनको जब यूज़ करेंगे एनर्जी जनरेट करने में, उनसे ये गैसेस निकलेंगी। दूसरा है वो फाइनाइट सोर्सेज हैं, उनका लाइफ जो है, जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है कुछ सीमित समय के लिए है, और वो हमको प्रदूषण देंगे। तो ये हमारा जो सोलर एनर्जी जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये हमेशा के लिए रहेगा। और सबसे खास बात इसकी ये है कि ये इसको यूज़ करते समय जब हम इससे एक्चुअल ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, इसमें पॉल्यूशन नहीं होगा, पॉल्यूटेंट गैसेस नहीं निकलेंगी जी। सौर ऊर्जा और से फ्री है। दूसरा पॉइंट ये सौर सन की लाइट है फ्री, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। कोल निकालने में ह्यूज अमाउंट ऑफ बहुत सारा पैसा लगता है, फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन पर फिर इमिशंस होता है, जिस माध्यम से ले जाएंगे वहाँ से इमिशंस होंगे। तो निकालने से लेकर उसको यूज़ करके ऊर्जा जनरेट करने से लेकर आपका हर स्टेप पर पॉल्यूशन गैसेस वातावरण में रिलीज हो रही हैं। क्या ये ज़्यादा खर्चीली है? हाँ, ये पॉइंट है। अब जिस प्रकार का शोध हुआ है पिछले 10-15 सालों में, अगर आप बात करें 2010 की, जब सोलर का कार्यक्रम हिंदुस्तान में शुरू हुआ था नेशनल सोलर मिशन के रूप में, जब सरकार ने टारगेट ये बनाया था कि इसको हम काम करेंगे तो कॉस्ट कम्पिटिटिव होगा, कोल बेस्ड पावर के तुलना में ये बराबर आएगी पावर। आज 2014 के से लेकर अब तक जो विकास हुआ है देश में, क्योंकि 2015 से ही विकास हुआ है। 2015 में जब ये पेरिस का जो अनाउंसमेंट हुआ था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अनाउंसमेंट किया था 150 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पावर बाय 2022 तक, इस प्रोसेस में काफ़ी विकास हुआ है। मतलब टेक्नोलॉजी विकसित हुई है, प्रोडक्शन प्रोसेस सिंपली ईजी हुआ है, और इस जब वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ गया है तो कॉस्ट भी कम हो गई है। अब कॉस्ट कम हो गई है तो मतलब ऑब्वियसली है कि अब ये कॉस्ट कम होगी तो पावर प्रमोशन अच्छा होगा। वो आज जो हमको सोलर एनर्जी में जो उपलब्धि मिल रही है पूरे विश्व स्तर पर, उसका यही कारण है कि इन दिनों, इन सालों में टेक्नोलॉजी विकसित हुई है। टेक्नोलॉजी विकसित होकर के दाम घटा है। बिजली की जो पावर है पर यूनिट जो कॉस्ट है आज अराउंड 2 रुपया करीब है। जी, अब हम जानना चाहेंगे कि सौर ऊर्जा से बिजली बनाने की जो टेक्नोलॉजी है जिसकी बात आप कर रहे हैं कि बहुत विकास हुआ है, वो कौन सी प्रौद्योगिकी है, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। अब सोलर टेक्नोलॉजी है, जैसे कहा, एक तो फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी है, एक सोलर कंसंट्रेटिंग टेक्नोलॉजी है। मैं समझता हूँ कि अब सोलर प्रौद्योगिकी जो है, प्रोडक्शन की जो आपका क्वेश्चन है शायद प्रोडक्शन प्रोसेस पे है जी, तो वो प्रोडक्शन प्रोसेस ऐसा है कि जब ये सब चीज़ सैंड से बनता है, सिलिकॉन से बन रहा होता है, सोलर सेल्स खास तौर से ये सिलिकॉन, प्योर सिलिकॉन जो क्वार्ट्स के रूप में होता है, उसको हाई प्योर सिलिकॉन में बहुत फर्नेस में प्रोसेस करके इनगॉट के रूप में सिलिंड्रिकल शेप में बनाया जाता है। बहुत ही हाई एनर्जी इंटेंसिव और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस होता है। उसको इनगॉट्स के रूप में लेकर के बहुत ही प्रिसीजन के साथ, बड़े अच्छे पैमाने के साथ, मतलब उसको स्लाइस किया जाता है और उससे वेफर्स बनाए जाते हैं। सेकेंड स्टेप ये हो गया है। और वेफर्स को फिर हम क्या करते हैं, उसके ऊपर एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग लगानी पड़ती है। एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग लगाने का पर्पज़ ये है कि उसमें लाइट, सनलाइट जो आ रही है मैक्सिमम उसमें एब्जॉर्ब हो जाए, रिफ्लेक्ट नहीं हो, तो मतलब हटे नहीं, उसी में एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस उसको डोपिंग कहते हैं। इसमें बोरोन और फॉस्फोरस की इम्प्योरिटीज डोप की जाती है, जिससे वो करंट फ्लो का सिस्टम जो सोलर सेल का है वो उससे
मैकेनिज्म क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप, फिर उस पर मेटल कंडक्टर्स लगाए जाते हैं एंड उसके बाद उसकी इंटरकनेक्शन सेल्स का लगाया जाता है, सो दैट वो सेल का फॉर्म बन जाए उसमें। फिर फर्दर उनको ज्वाइन किया जाता है, जैसे रिबन के साथ उनकी कनेक्टिंग बढ़ जाती सेल को मॉड्यूल में कन्वर्ट करने के लिए। ये सब बना करके उसको फिर इनकैप्सुलेट करना पड़ता है। इस पूरा सेल बना, फिर सेल का स्ट्रक्चर बना, उसको इनकैप्सुलेट बनाते हैं एक लेमिनेटेड ग्लास में और मेटल शीट के साथ लगाकर। वो ऐसा शेप बन जाता है कि ताकि वो ड्यूरेबिलिटी और वेदर प्रूफिंग जो रिक्वायरमेंट है मॉड्यूल की वो सस्टेन कर ले, मतलब बाहर की वेदर कंडीशंस, हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वो सब सस्टेन कर ले। और फिर इस मॉड्यूल को फिर टेस्ट लैब में टेस्ट किया जाता है और उसकी परफॉर्मेंस एवोल्यूशन होती है, इसकी इफिशियंसी, वॉटेज वगैरह लेकर के उसका होकर बिफोर ये मार्केट में यूज़ करने के लिए भेजा जाए। जी, आपने बताया कि प्रधानमंत्री जी ने विशेष तौर पर इसमें रुचि दिखाई और उनके नेतृत्व में जब ये कार्य आगे बढ़ा, हम काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं। यदि वर्तमान में सौर ऊर्जा के विकास की बात करें, उसकी वर्तमान स्थिति में हम क्या बदलाव देखते हैं? क्या हमारी स्थिति बहुत मजबूत है? हाँ जी, बिल्कुल। आज आप देख लीजिए, गौरवान्वित होते हैं इंडिया, मतलब इंडिया वर्ल्ड में लीड कर रहा है सोलर के क्षेत्र में। मैंने जैसे अभी बताया कि जैसे 2014 में इंडिया में 3 गीगावाट, तब हम मेगावाट कहते थे यहाँ पर इंडिया में। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद पावर सेक्टर में गीगावाट वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया। तो 1000 मेगावाट मतलब 1 गीगावाट। तो जब ये COP21 UNFCCC का सम्मेलन हुआ था पेरिस में, उसी में प्रधानमंत्री जी ने ये डिक्लेयर किया कि इंडिया 150 गीगावाट रीन्यूएबल एनर्जी पावर जनरेट करेगा 2022 तक, जिसमें 100 गीगावाट सोलर एनर्जी से जनरेट किया जाएगा। आज हम देखेंगे अब इस करीब 123 गीगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी है सोलर से इंडिया में, और ये वर्ल्ड में तीसरा नंबर है। मतलब पहले चाइना है, उसके बाद अमेरिका है, फिर इंडिया है, और फिर हमारे बाद फिर जापान है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ओवरऑल सिनेरियो में, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया हमारा मतलब मेक इन इंडिया में PLI प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, मतलब हमारे सोलर मॉड्यूल्स को भारत में ही बनाने के लिए सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की, उसको नाम बोलते हैं प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। आप प्रोड्यूस करो और सरकार से इंसेंटिव ले लीजिए। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से हम बड़े गौरव के साथ कह सकते हैं कि इंडिया में आज मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, और हो ही नहीं रही है। करीब 88 गीगावाट कैपेसिटी की मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल, सेल नहीं मॉड्यूल जो बन रही, मॉड्यूल की क्षमता हमारे देश में उपलब्ध है। जी, आमतौर पर एक शब्दावली प्रयोग होती है, उसे कहते हैं सोलर पैनल। इससे आम दर्शक क्या समझे? अब सोलर पैनल एक सोलर सेल से स्टार्ट होता है। सोलर सेल छोटा सेल हो गया, जैसे मैंने अभी कहा, कनेक्टिंग करके उसको पूरा मॉड्यूल बनाते हैं एक, और मॉड्यूल को सीरीज में बना करके पूरा पैनल बना लेते हैं। तो पैनल मीन्स पूरा सोलर का सिस्टम। सेल से आपने पूरा इंटीग्रेट करके उसको शेप किया मॉड्यूल में, और मॉड्यूल से फिर आपने पैनल में रूप में जी, उसमें कई सेल्स जोड़ी जा सकते हैं, कनेक्टेड होते, इंटरकनेक्टेड जी, कई मॉड्यूल के साथ कनेक्टेड होगा जी। सौर ऊर्जा का घरेलू स्तर पर क्या प्रयोग हो सकता है? जैसे वाटर हीटिंग की हम बात करते हैं या सोलर लाइटिंग की बात करते हैं। हाँ, घरेलू में आप देखिए, ये जो लाइट हमारे घर में लग रही हैं, वो लाइट सोलर लाइट लगा सकते हैं आप, डोमेस्टिक लाइट। गाँव में तो बहुत सारा आजकल पहाड़ में जाइए तो हर गाँव में घर में जो है एक सोलर लाइट जरूर होगी। और सोलर लैंटेन सबसे इम्पॉर्टेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर में। आप खेतों में जाओ, रात को लेट आ गए तो अपने आप लैंटेन लेके जा सकते हो।
सोलर वाटर हीटर जैसे आपने कहा सबसे महत्वपूर्ण डिवाइस है वाटर हीटिंग के लिए। आपको नहाना है, गर्म पानी चाहिए तो सोलर वाटर हीटर यूज़ कर सकते हैं। कहीं कहीं आप ज़्यादा तो नहीं पहाड़ में, लेकिन सोलर ड्रायर एग्रीकल्चर ड्राइंग के लिए जो हमारी पैदावार है उसको मॉइस्चर से रिमूव कराने के लिए, जैसे हम लोग ओपन ड्राइंग करते हैं, ओपन ड्राइंग में काफ़ी लॉस हो जाता है अनाज का। अगर आप सोलर ड्रायर से यूज़ करेंगे तो जीरो लॉस हो जाएगा। सोलर ड्रायर एक अलग प्रकार की एक और सोलर की डिवाइस है। तो आप सोलर लाइट लगा सकते हैं, सोलर लैंटर्न यूज़ कर सकते हैं डोमेस्टिक में, सोलर वाटर हीटर यूज़ कर सकते हैं। एक ही छत के ऊपर गर्म पानी चाहिए तो सोलर वाटर हीटर के साथ यूज़ कीजिए, लाइट चाहिए तो आप सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल को यूज़ कीजिए, लाइट यूज़ कीजिए। जी, आपने कृषि क्षेत्र की बात की, जी, आपने ड्राइंग की बात की, लेकिन हम यदि इसके व्यापक प्रयोग की बात करते हैं तो थोड़ा बताएं कि कृषि क्षेत्र में सोलर एनर्जी का प्रयोग किस तरह से किसान भाई कर रहे हैं। जी, जी। और साथ ही उद्योग की बात करें, और परिवहन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें व्यापक संभावनाएं दिखी जा जी, सकती जी। हैं। हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे आपने। पहले मैं एग्रीकल्चर पे बात करता हूँ। एग्रीकल्चर में भारत सरकार ने 2021-22 में पीएम कुसुम योजना लॉन्च करी, जिसके माध्यम से सोलर पंप प्रमोट करने का स्कीम लॉन्च हुई पूरे भारतवर्ष में। और उस स्कीम ने इम्पैक्ट भी दिखाया कि खेती में, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जहाँ बिजली नहीं होती थी, और बिजली होती थी तो 24 घंटे में 8-10 घंटा है मान लिया जाए। आज तो खैर बिजली का भी सिनेरियो देश में बदल गया है। वहाँ आप जो है अपना सोलर पंप, सोलर फोटोवोल्टाइक ऑपरेटेड पंप लगाइए और पूरा एग्रीकल्चर का जो इरिगेशन की जो कमियाँ थी, उस एग्रीकल्चर का सारा इरिगेशन बहुत सुधर गया हमारा देश का। और अभी रिसेंटली एक नया डेवलपमेंट है, उसको बोलते हैं एग्रीवोल्टाइक्स। एग्रीवोल्टाइक्स में क्या होता है कि जो खेत हैं, उसी खेत को आप नीचे अपनी जो पैदावार है उसको कर सकते हैं और उसी को ऊपर सोलर पैनल लगा करके बिजली जनरेट कर सकते हैं। तो इसमें किसान को दो फ़ायदा हो गया, आप अपनी खेती भी कर सकते हैं और ऊपर उसी स्पेस को पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को आप ग्रिड पे कनेक्ट कर लीजिएगा और जितनी आप ग्रिड को फीड करेंगे उतनी आप पैसा ले लीजिएगा। तो आपको इनकम जनरेशन भी हो गया है और उस खेती से आपकी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी बढ़ जाएगी। अब इसमें यह है कि सपोज जिसका बहुत बड़ा खेत है तो पूरे खेत को सोलर में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आपका बड़ा खेत है, उसका 10% पार्ट जो है आप सोलर ऑपरेटेड एग्रीवोल्टाइक्स प्रोजेक्ट के लिए ले लीजिए और बाकी में खेती कर लीजिए। तो उससे जो बिजली जनरेट होगी, आपके पंपिंग की भी रिक्वायरमेंट पूरी होगी और उससे जो बिजली जनरेट होगी उसमें आपका रेवेन्यू भी आएगा, पैसा भी आएगा। जी, अब इसको हाँ, अब इंडस्ट्री की बात करते जी, हैं। मैं इसमें थोड़ा उत्तराखंड के लिए भी बोलना चाहता हूँ, इसी एग्रीवोल्टाइक्स के लिए। उत्तराखंड की अगर आप बात करेंगे तो वहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत कम होता है। पहाड़ों का जो उत्तराखंड मतलब, मेरा मतलब है माउंटेनियस रीजन, जो पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र है। अब पर्वतीय क्षेत्र में बेरोजगारी, माइग्रेशन एक शब्द में, एक टर्म में यहाँ पर छेड़ना चाहता हूँ आपके, पलायन में। अब आप पलायन क्या हो रहा है, वहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं नहीं है और फिर जॉब्स नहीं है। आज हम इतना बड़ा प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं पूरे देश में सोलर पावर का, और करना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ी योजना है हमारे सरकार की। 500 गीगावाट जनरेट करनी है 2030 तक और फिर कार्बन न्यूट्रल बनाना देश को 2017 तक, 2070 तक। ऐसा व्यापक स्तर का कार्यक्रम अगर सरकार का सोचा हुआ है तो उसके लिए बहुत आगे प्रयास करना पड़ेगा। वहाँ पर जो खेती बाड़ी है, आप 25 किलोवाट से लेकर 100 किलोवाट की रेंज में खेतों में लगा दीजिए सोलर पीवी मॉड्यूल्स। जी, पावर जनरेट कीजिए। जो खेती हो रही है, पहले हो रही है, वो होती रहेगी और जो नहीं हो रहा था वो आपको मिलेगा, बिजली की कैश मिल जाएगा, आपको रेवेन्यू मिल जाएगा। तो इस पर मैं शोध भी कर रहा हूँ और कुछ मेरे पब्लिश पेपर लिखे जा रहे हैं, उसमें मैं पब्लिश कर रहा हूँ। और उत्तराखंड में धूप भी भरपूर होती है। बहुत धूप है, खास तौर से टॉप पीक्स पे। जी, आप देखेंगे कई
ऐसी पीक मिल जाएंगी आपको उत्तराखंड में। ऐसे कई सारे गांव, नॉर्मली आप देखते हैं पहाड़ में पुराने ज़माने में जो लोगों ने गांव सेलेक्ट किए होंगे, जहाँ भी मैं घुमा हूँ उत्तराखंड में 70-80% ऐसे जोन हैं जिन लोगों ने गांव टॉप पे सेलेक्ट किए होंगे। बहुत कम गांव होंगे जो बिल्कुल नीचे घाटियों में होंगे जहाँ पर सौर ऊर्जा बहुत कम आती होगी। तो हम उस प्रकार की जो सोलर एनर्जी की जो अवेलेबिलिटी है उसको क्यों नहीं यूज़ करें वहाँ पर। जी डॉक्टर नेगी, अब परिवहन की बात करते हैं जी। कि परिवहन में क्या संभावनाएं आप देखते हैं और कितना प्रयोग आज की तारीख में हम लोग कर पा रहे हैं। परिवहन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है पूरा इकोनॉमी का, और यही सबसे बड़ा सोर्स है पॉल्यूशन का। अब इसमें एक तो है कि पूरा देश जैसे चल भी रहा है, पूरा देश आज बहुत अच्छी रोड से अच्छी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है। पॉल्यूशन, ट्रैफिक जाम एक बहुत बड़ा कारण है पॉल्यूशन का। इसके अलावा जो मुख्य कारण है व्हीकल की, हम पेट्रोल और डीजल यूज़ कर रहे हैं। सरकार ने अब ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल योजना शुरू की है। इसमें व्यापक स्तर पर काम करने का सरकार का एक योजना है, और वो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक व्हीकल या इसके अलावा आगे जो आने वाला हाइड्रोजन ऑपरेटेड, ग्रीन हाइड्रोजन ऑपरेटेड व्हीकल, ये हमारे ट्रैफिक में बहुत बड़े स्तर पर आने वाले समय में पॉल्यूशन कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन अब इस पर टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, हाइड्रोजन प्रोडक्शन का भी बहुत जोरों पे काम चल रहा है। जैसे हाइड्रोजन प्रोडक्शन हो जाए हमारे देश में 2030 तक की बहुत बड़ी योजना है, 5 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन प्रोडक्शन करने का प्लान है सरकार का। ये अगर हमारी योजना सफल हो जाती है तो हाइड्रोजन एनर्जी फ्री ग्रीन हाइड्रोजन ऑपरेटेड व्हीकल चलेंगी, तो ये तो हमारा एक बहुत बड़ा बून हो जाएगा इस सेक्टर में, वरदान हो जाएगा कि जो पॉल्यूशन आज हम झेल रहे हैं, ये नई जो तकनीकी अगर हम यूज़ करेंगे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, तो ये बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। डॉक्टर नेगी, आम व्यक्ति इसको अपनाना चाहता है लेकिन बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। वो कौन सी चुनौतियां आप देखते हैं इस तकनीक को अपनाने में, और कौन सी दिक्कतें हैं? जी, ये है अभी भी, ये इशू अभी भी है, क्योंकि अगर मैं जैसे सोलर की बात कर लेता हूँ, आम आदमी को अगर अपने घर में छत पे रूफटॉप सिस्टम लगाना है तो उसको एक इजी, आम और बहुत जल्दी एक सॉल्यूशन नहीं मिलता। जैसे अगर आपको कुछ खरीदना है मार्केट में, तो आप एक कुकर खरीदना है आपको या एक ट्यूबलाइट खरीदनी है, तो आप जाएंगे और आप CFL लेना, आप जा कर के लिए खरीद सकते हैं। ये थोड़ा सा समय लगेगा इसमें, और इसके साथ थोड़ा सा ये भी है कि टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड है। अब आपने रूफटॉप में, सपोज आप छत में रूफटॉप लगाना है, तो सिर्फ पैनल से ही काम नहीं चलेगा, उसका इंटीग्रेशन होगा, उसमें इन्वर्टर भी लगेगा, उसमें फिर अगर आपको हाइब्रिड सिस्टम, उसकी सिस्टम की इफ़िशियंसी और अवेलेबिलिटी इम्प्रूव करनी है तो फिर बैटरी स्टोरेज भी लगाना पड़ेगा। तो उसमें पूरा इंटीग्रेशन है। अब इंटीग्रेशन कौन करेगा? वो सप्लायर करेगा, फिर उसकी मेंटेनेंस आपने लगाया है, तो 5 किलोवाट का सिस्टम लगाया है, तो आपको सुविधा होनी चाहिए कि कल मेरा सिस्टम कुछ ख़राब हो गया तो फटाक से जो है हम किसी को फ़ोन करेंगे और वो टेक्नीशियन या कोई जो वर्कर होगा वो आकर के हमारे काम को अटेंड करेगा। थोड़ा सा इसमें इश्यूज़ हैं, लेकिन अगर आप छोटी छोटी चीज़ें चाहिए, आपको अगर सोलर की लाइट चाहिए, सोलर लैंटेन चाहिए, वो आपको आसानी से मिल जाएंगे मार्केट में। जी डॉक्टर नेगी, क्या आप मानते हैं कि सौर ऊर्जा जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं, आमतौर पर हम फॉसिल फ्यूल्स की बात करते हैं, उनका स्थान ले लेगी? हाँ, नहीं, ये तो बहुत ही आपने
इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछा और इसका उत्तर है कि नहीं, क्योंकि और यही वजह है कि सरकार पूरे विश्व स्तर पर ये प्रयास कर रही है कि हम 50% पावर जनरेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट क्लीन एनर्जी या सोलर एनर्जी से मीट आउट करें, क्योंकि हमारा सन का जो मेन कंस्ट्रेंट है सोलर एनर्जी का, सौर ऊर्जा का, सुबह से लेकर शाम तक वेरिएशन होता है। मतलब आप देख लीजिएगा, सुबह अगर 200 वाट पर मीटर स्क्वायर सोलर एनर्जी आ रही है, दिन में आपको 600-700 वाट पर मीटर स्क्वायर हो गई है और शाम को करीब करीब नीचे आ जाएगी। इस बीच में बादल आ गए तो थोड़ा सा वो और एक कंस्ट्रेंट आ जाता है। इसके अलावा देहरादून, फिर हरिद्वार या ऋषिकेश या हल्द्वानी ये वेरिएशन करेगा। तो सोलर का हम यही कर सकते हैं कि हम डे टाइम में जब सन है, हम सन को मैक्सिमम हार्नेस करें, कैप्चर करें, उसको यूज़फुल एनर्जी में कन्वर्ट करके यूज़ कर लें। लेकिन जो बेसिक लोड होगा हमारे पावर सेक्टर का, वो टेक्निकल एस्पेक्ट के अनुसार फॉसिल फ्यूल से ही चलेगा। फॉसिल फ्यूल मतलब आपका कोल हो गया, ऑयल गैस हो गई है, हाइड्रो भी अब क्लीन एनर्जी में आ गया है। तो वो जो लोड उठाने वाला कार्यक्रम है, जो क्योंकि अगर आपको हमारे देश में आज 480 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी है, हम कोशिश कर सकते हैं कि जैसा आज हमारे पास टोटल 237 से 240 करीब हो गया है, 250 हो गया है क्लीन एनर्जी, इंक्लूडिंग अगर हम शामिल करें हाइड्रो को, 50 गीगावाट हाइड्रो का भी हो गया है। तो आप ये लगा लीजिए कि आज की डेट में जो हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 50% से ज़्यादा हो गई है क्लीन एनर्जी। अब उस पर 50 गीगावाट हाइड्रो है। हाइड्रो की ओवरऑल जो अवेलेबिलिटी है ज़्यादा है सोलर और उसके तुलना, प्लान लोड फैक्टर बोलते हैं हम इसको। हाइड्रो पावर का बहुत अच्छा है, लेकिन सोलर का प्लान लोड फैक्टर कम होगा, क्योंकि सोलर दिन में ही है, सुबह से लेकर शाम तक के है। फिर हम अब कोशिश कर रहे हैं कि उसको स्टोरेज के साथ इंटीग्रेट कर लें, बैटरी स्टोरेज के साथ, ताकि अगर दिन में बादल आ गया तो जब ज़्यादा सन आ रहा है वो उसको स्टोर कर लेगा एनर्जी को, और जब ज़रूरत पड़ेगी उसको यूज़ करेंगे। तो अभी फ़िलहाल ऑब्जेक्टिव सरकार का ये है और पूरे वर्ल्ड का ऐसा ही है कि हम जितनी मैक्सिमम यूज़ करें, क्लीन एनर्जी सोर्सेज को यूज़ करें, और ये जो पुराने फ्यूल्स यूज़ हो रहे हैं, कोल, ऑयल, इनको कम करें। इनको कम करने का मतलब ये भी है ताकि ये लंबे समय तक रहें, और लंबे समय तक रहेंगे तब तक नई टेक्नोलॉजी आएगी तो हमारी जो समाज सस्टेनेबिलिटी है, हम लोगों का जो जीवन यापन है, ये हमारा चलता रहे आराम से, जी, अचानक क्राइसिस नहीं आए। डॉक्टर नेगी, अंत में व संक्षेप में हमारे दर्शकों को बताएं कि जो सरकार की योजनाएं हैं और ये सब्सिडी किस तरह से सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे सकती है। हाँ, ये भी देखिए, जब हमारा सोलर का कार्यक्रम शुरू हुआ, उनकी कॉस्ट, सारे प्रोडक्ट्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। चाहे सोलर लाइट की लगा लीजिए आप, या सोलर मॉड्यूल की लगा लीजिए, पंप की लगा लीजिए। आज जो है कॉस्ट बहुत ड्रास्टिक, बहुत अच्छे दाम पे मिल रही है ये सब चीज़ें। लेकिन क्या होता है कि इनिशियल कॉस्ट अभी भी ज़्यादा है। मतलब अगर आप कोई रूफटॉप सिस्टम लगाएंगे तो आपको लगेगा कि ये 1 लाख 1.5 लाख का 5 किलोवाट का सिस्टम है, तो लाखों में हो रहा है, तो ये मैं कैसे करूँगा। तो इसके लिए सब्सिडी की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार को प्रमोट करना है क्लीन एनर्जी को, और पब्लिक को भी उसमें पार्टिसिपेट करना है, तो वातावरण को बचाना है। तो ये सब्सिडी एक प्रकार से टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़रूरी है,
लेकिन धीरे धीरे हमको ये सोचना पड़ेगा कि कुछ विकल्प सोचने पड़ेंगे बजाय ये सब्सिडी के। ऐसा हो सकता है कि हम इंटरेस्ट फ्री लोन दे दें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं हो, क्योंकि सब्सिडी अंततः कहीं ना कहीं सोसाइटी पे ही भार है उसका, आपके और हमारी जेब से ही पैसा वसूल होता है। वो लगता नहीं है बट एक्चुअली में ऐसे ही होता है कि एक सेक्शन को आप सब्सिडी दे रहे हैं तो वो पैसा तो कहीं इंटरनल रिसोर्सेज से ही आएंगे, डोमेस्टिक रिसोर्सेज से आएंगे, तो टैक्स वैक्स से कट करके इधर से उधर यूज़ वहाँ जाएगा। तो एक जैसे हम लोग कभी सोच रहे हैं कि देश 2047 तक पूरा विकसित देश हो जाएगा, डेवलप्ड नेशन हो जाएगा, तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि सब्सिडी जो वाला पार्ट है कहीं कहीं धीरे धीरे कम होना चाहिए और आदमी खुद पार्टिसिपेट करेगा इसमें कि भाई वातावरण को बचाना है तो मुझे ये डिवाइस यूज़ करनी है, ये डिवाइस यूज़ करनी है। तो थोड़ा सरकार को ये सोचना पड़ेगा ये डिवाइस जो हमारी क्लीन एनर्जी की डिवाइस है इसको प्रमोट करने का क्या और तरीका हो सकता है। जी, तो डॉक्टर विजेंद्र सिंह नेगी जी, आज आप इस कार्यक्रम में आए और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हम ऊर्जा के महत्व और उसके विभिन्न उपयोगों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर रहे थे। ये समझना अत्यंत ज़रूरी है कि हमारे पर्यावरण की रक्षा करने और भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा एक उज्ज्वल विकल्प है। ये केवल वैज्ञानिक ज्ञान नहीं है, बल्कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सौर ऊर्जा के उपयोग को अपने जीवन में अपनाएं और दूसरों को भी इसके उपयोग के प्रति जागरूक करें। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।